नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के फैक्ट्री आउटपुट के बारे में, जिसको अक्सर आप आईआईपी के नाम से सुनते होंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका आंकड़ा आया है और बहुत ज्यादा यहां पर हाई आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, 22.4%। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ परसेंटेज देखने से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपको इसको कंपेयर करना होता है पिछले साल के मार्च के महीने से। यहां पर आप देख सकते हो, इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट राइजेस 22.4% इन मार्च ऑन फेवरेबल बेस इफेक्ट। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, प्लस थोड़ा सा मैं आपको रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में भी बताऊंगा। 4.29% अप्रैल के महीने में निकलकर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की डिटेल, हर एक चीज आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट, जब मैं फैक्ट्री आउटपुट कहता हूं, इसका सिंपल अर्थ है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब एक तरह का इंडेक्स है हमारे देश के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसको एक तरह से मेजर करने का तरीका है। ठीक है, इसी को कहा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहां पर सपोज मैं जब कहता हूं कि मार्च के महीने में, ये जो अभी जस्ट मार्च 2021 गया है, यहां पर 22.4% की ग्रोथ आई है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या फरवरी के मुकाबले ग्रोथ आई है? नहीं, यहां पर आपको समझना है मार्च की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 2020 के मार्च के महीने में जितना प्रोडक्शन हुआ था उसके मुकाबले 22.4% की ग्रोथ आई है। फॉर एग्जांपल, पिछले साल मार्च के महीने में हमने 100 रुपए के गुड्स का प्रोडक्शन किया था, फैक्ट्री में आउटपुट निकला था, तो इस बार यहां पर 122.4 रुपीस के आउटपुट निकले हैं। इसी को कहते हैं इतना जंप आया है। लेकिन यहां पर इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है आपका फेवरेबल बेस इफेक्ट। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे, डोंट वरी। तो ये जो बेस इफेक्ट है, इसकी वजह से हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ नॉर्मलसी, मतलब देखने में तो लग रहा है 22.4% है, लेकिन ये एक तरह का झूठा किस्म का जो कहते हैं ना, वो हमें सेंस देता है कि सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है, तो वैसा एक्चुअल में है नहीं। इस समय अगर आप देखोगे तो सेकेंड वेव का जो कोविड पैंडेमिक वापस से आ गया है, काफी ज्यादा स्ट्रेस हुआ है इकोनॉमी के ऊपर। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह की रिकवरी होगी, वो शायद अब यहां पर फर्दर डिले देखने को मिलेगी। एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत, एशिया की थर्ड लार्जेस्ट है। कौन सा है? चाइना तो सबको पता है, दूसरा कौन सा है? इट इज जापान। ठीक है, तो उसके बाद भारत का नंबर आता है एशिया के अंदर। तो बेसिकली आपको याद होगा, पिछले साल मार्च के महीने में जब कोरोना वायरस आया था, लॉकडाउन वगैरह आपका स्टार्ट हो गया था, जो पूरे साल की अगर आप ग्रोथ, उस समय की क्वार्टर की ग्रोथ देखोगे मार्च अप्रैल जून 2020 में, तो ऑलरेडी आपको पता होगा 23.9% से गिर गई थी। और जो कोर सेक्टर है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कुछ हिस्सा जो है वो कोर सेक्टर होते हैं, जैसे स्टील हो गया, कोल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोनॉमी में। तो वो भी आपका गिरावट हुआ था, 6 महीने तक लगातार नेगेटिव में ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। तो इस तरह का सिचुएशन था। और पूरे साल की ग्रोथ आप इस समय देखोगे तो 8% से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पैंडेमिक की वजह से यहां पर दोनों सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट हुआ था पिछले साल, और जॉब लॉसेस भी देखने को मिला था। लेकिन अब हम आते हैं ये बेस इफेक्ट को लेकर। देखो, पिछले साल मार्च का जो आंकड़ा आया था, मार्च 2020 का जो आंकड़ा था, वो आया था आपका नेगेटिव में, माइनस कितना? 18.3%। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, अब 2020 का आंकड़ा आप किससे कंपेयर करते हो? 2019 से। तो अब यहां पर सपोज मैं कहता हूं 2019 में हमने 100 रुपीस का जो है प्रोड्यूस किया था, फैक्ट्री के अंदर 100 रुपीस के गुड्स का प्रोडक्शन हुआ था। तो मार्च 2020 में क्या हो गया? 18% की गिरावट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से यहां पर गिरावट हो जाएगी और ये हो जाएगा 82 रुपीस। मतलब मार्च 2020 में हमने 82 रुपीस का ही प्रोडक्शन किया था, क्योंकि गिरावट हुई थी। तो इस बार क्या हुआ है? 2021 में मैंने आपसे क्या बोला? 22% की यहां पर 22% की बढ़ोतरी हुई है। तो 22% किसके मुकाबले? इस 82 रुपीस के मुकाबले 22%, जो कि आंकड़ा करीब आपका निकल कर आएगा आई थिंक 99 रुपीस के आसपास, 99 या 99.5। तो इसका आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, देख सकते हो कि 2019 में हमने 100 का प्रोडक्शन किया था, लेकिन 2021 में कितना कर रहे हैं? 99.5। लेकिन परसेंटेज टर्म में हमें कितना दिख रहा है इस समय? 22% का बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक्चुअल में उतना नहीं, क्योंकि ये बेस कम हो गया था ना पिछले साल। इसी की वजह से हमें ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आई होप कि यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसको हमको कंपेयर एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो हमें कंपेयर पिछले साल से नहीं करना चाहिए, हमें कंपेयर करना चाहिए 2019 वाले वर्ष से। तो 2019 से आप देखोगे तो स्टिल आपको यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा 0.5% का, है ना? 100 रुपीज था 2019 में, इस बार कितना प्रोडक्शन हुआ? 99.5, मतलब
नेगेटिव हुआ ना 0.5%। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पिछला साल वो सही वर्ष नहीं था, उसको कंपेयर हम कर नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए ये 22% का आंकड़ा जो है जरूरी नहीं है आपको अच्छा लगना चाहिए। ये तो हमने बात कर लिया। अब आईआईपी एग्जैक्टली है क्या, इसको भी थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। देखो जैसे कि इकोनॉमी के अंदर आपको पता है 3 सेक्टर्स हम बेसिकली डिवाइड कर देते हैं। एक है आपका प्राइमरी जो कि एग्रीकल्चर होता है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर आता है, और जो तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, आपने सुना होगा सर्विसेज सेक्टर के बारे में। तो यहां पर जब हम आईआईपी की बात करते हैं तो ये हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री बेसिकली यहां पर एक तरह का इंडिकेटर होता है, एक तरह का कंपोजिट इंडिकेटर होता है जहां पर बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को लिया जाता है, जैसे स्टील हो गया, कोल हो गया, जो भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है ना आपका, उसका देखा जाता है कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो उनका कंपैरिजन हम देखते हैं और एक प्रकार का इंडेक्स बना दिया जाता है। इसके अंदर कंपोनेंट की अगर आप बात करो तो आप देख सकते हैं 3 ग्रुप में इसको बांटा गया है। एक तो माइनिंग हो गया, जो कोल वगैरह मैं आपसे कह रहा था ना, उसकी हमने बात किया। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर 405 आइटम्स आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत सारी चीजों की होती है, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, स्टील से लेकर प्लास्टिक से लेकर टॉय से, मतलब कितनी सारी चीजों की होती है। तो 405 इस तरह के आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी एक, वो तो सिंगल ही आइटम होगा, तो टोटल मिलाकर 407 आइटम्स आपको देख रहे होंगे। लेकिन इसका जो वेटेज है वो आपको ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है वेटेज होगा 77%, फिर दूसरा नंबर है माइनिंग, और तीसरा पे आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। लेकिन इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्शंस होते हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो इसमें से 8 ऐसे आइटम्स हैं, इनमें से 8 ऐसे आइटम्स हैं जो कि कोर इंडस्ट्रीज के अंदर लिए जाते हैं, और उसका जो मेजरमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और कोर इंडस्ट्रीज कौन से 8 हैं आप यहां पर देख सकते हो, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी। इसका भी जो वेटेज है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा वेटेज आपको रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का मिलेगा, फिर दूसरे नंबर पर वेटेज आपको इलेक्ट्रिसिटी का मिलेगा, तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो स्टील का वेटेज है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पूरे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो 40% वेटेज अकेले ये कोर सेक्टर का होता है। तो इसीलिए कोर सेक्टर भी एक बहुत ही अच्छा पैमाना होता है जिससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी किधर जा रही है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप सोचो ना, कोल, क्रूड ऑयल, इन सब का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और ज्यादा यूज होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका मतलब हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक और एसेंशियल होता है इकोनॉमी के लिए। अब थोड़ा सा जल्दी से हम एक बार फुल ईयर का डेटा देख लेते हैं, मतलब जो हमारा अभी पिछला वित्तीय वर्ष गया है 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष गया है, इसमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना रहा है। ये रहा है आपका -8.6%, ठीक है। ध्यान रखना -8.6%, क्योंकि पिछले साल लगातार नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिला था। और उसके पिछला वाला वर्ष देखोगे 2019-20 वाला वर्ष, तो वहां पर -0.8%, तो उसमें भी माइनस रहा था। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि लगातार 2 साल तक हमारे देश ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा है, मतलब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ना बढ़कर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, वो आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहां पर मार्च का मैंने आपको आंकड़ा तो बता दिया था, आईआईपी का कितना आया था 22.4%, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। लेकिन कोर सेक्टर का भी याद रखना, मार्च का आंकड़ा आया है 7% की ग्रोथ के आसपास। ये जो कोर सेक्टर मैंने आपको दिखाया 7% का ग्रोथ आया है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, देखो अगेन फ्यूचर में आपको, क्योंकि पिछले साल आप देखोगे अप्रैल से लेकर अगस्त तक लगातार नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, तो इस साल आपको हर महीने में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी परसेंटेज टर्म में, जैसे 20%। इवन जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी आएगा उसमें भी आप देखना अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि यहां पर पिछले साल बेस इफेक्ट की वजह से इतनी परसेंटेज टर्म में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको समझना है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो आपका अलग होगा। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर ना। जाने से पहले रिटेल इन्फ्लेशन की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो अप्रैल का आंकड़ा आया है रिटेल इन्फ्लेशन का, और यहां पर 4.29% का आंकड़ा है। मार्च का अगर आप कंपेयर करो, मार्च में आया था 5.52%। बेसिकली हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आरबीआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आरबीआई की जिम्मेदारी है इसको 2% से लेकर 6% के बीच में रखना। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो आरबीआई जो है वो रेपो रेट को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और रेपो रेट को बढ़ाने की कोशिश करेगी तो एक तरह से ग्रोथ में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर बैंक को ज्यादा महंगा में लोन मिलेगा आरबीआई से, और फिर बैंक भी यहां पर ज्यादा महंगे में लोन देगी लोगों को, और लोग उसको लेंगे नहीं, जिसकी वजह से ग्रोथ पर इंपैक्ट आ सकता है। ये तो थियोरेटिकल बेसिस होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, जो कि मैं समय समय पर आपको वीडियोस के माध्यम से बताता रहता हूं। तो यहां पर रीजन क्या है, देखो अप्रैल के महीने में यहां पर जो रिटेल इन्फ्लेशन में थोड़ी सी नॉर्मलसी आई है, गिरावट आई है, 4.29% हो गया है। इसका एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है आपका फूड प्राइसेस। फूड प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से सॉफ्टन हुआ है। अब देखना 4.2% जब मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि प्राइसेस कम हुए हैं,
प्राइसेस बढ़े हैं लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है। इन्फ्लेशन का सिंपल अर्थ होता है, इन्फ्लेशन का मतलब ही हुआ कि प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन देखना होता है कि किस तरीके से बढ़ रहा है। तो धीरे गति से बढ़ रहा है, ये ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखना है कि हो सकता है फ्यूचर में लॉकडाउन वगैरह की वजह से क्या होता है, सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट आ जाती है। तो सप्लाई चेन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अगेन जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा खतरा है, कमोडिटी बढ़ेगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, ये थोड़ा सा खतरा है। और इसी को लेकर आरबीआई अक्सर जो है थोड़ी चिंतित रहती है लॉकडाउन वगैरह को लेकर। तो लेट्स सी की चीजें आगे किस तरह के नंबर्स आते हैं। बट आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। अभी जस्ट मैंने आपसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की, 2-3 चीज मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था आप इसको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करिए। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।